अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत होनी है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल इस केस पर इंहिसार कर रहा है। इमरान खान को खातून जज को धमकाने के इल्जाम में तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है। उन्हें शो कॉज हो चुका है और कल उन्हें जाती हैसियत में पेश होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजाहत करनी है। मगर उससे पहले ही इमरान खान का तहरीरी जवाब सामने आ गया है, जिसमें इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में मुआफ़ी नहीं मांगी है, मुआफ़ी मांगने से गुरेज किया है। हालांकि मुतादिद साबिक जजेस और मुल्क के नामवर वकला की राय थी कि इमरान खान इस केस में खतरे में हैं और उन्हें अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। मगर वाज़ेह नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान मकबूलियत की बुलंदी पर है, इसलिए उन्हें सज़ा नहीं हो सकती, उन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी को सज़ा इसलिए हुई क्योंकि वो मकबूलियत खो चुके थे। तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की नाअहली का फैसला आया तो फैसला अवाम करेंगे। फवाद चौधरी ने यह भी वाज़ेह किया कि यह हमारे सोचने का ज़्यादा काम नहीं है, बल्कि नाअहल करने वालों के सोचने का ज़्यादा काम है कि आप इमरान खान को हटाएंगे तो खुद कैसे रह पाएंगे। नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए, कोई इस मुल्क में जमहूरियत जो है नवाज शरीफ खत्म नहीं हो गई। नवाज शरीफ इमरान खान के कद के लीडर तो नहीं थे। देखिए मसला इस वक्त यह है कि जो इस वक्त पॉलिटिक्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिक्स थी या आप भुट्टो के साथ हैं या खिलाफ हैं। उसके बाद ये दूसरा मौका है पाकिस्तान में, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ है। मुझे बताइए लाहे अमल क्या होगा, हिकमत अमली क्या है अगर ये टेक्निकल नॉकआउट यकीनी बना दिया गया अंडर वट एवर गाब, हाउ एवर फॉल्स इट मे बी। देखिए पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल एज पे है इस वक्त एक इनकलाब के, और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आएगा फिर फ़ैसला आवाम करेंगे। अभी तक तो हमने रोका हुआ है। डाउटिंग और चैलेंजिंग इमरान खान साहब की मकबूलियत एट ऑल, कोई हिकमत अमली नहीं। हिकमत अमली मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे सोचने का ज़्यादा काम नहीं है, इनमें नाहिल करने वालों का सोचने का ज़्यादा काम है। आप इमरान खान को हटाएंगे कैसे खुद रह पाएंगे, ये तो आपने सोचना। भुट्टो को जब उतारा गया था वो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के पिनेकल के ऊपर नहीं थे। इमरान खान मगर अदालतें आप चाहते हैं पहले तो भी देखते हैं ना, अभी तो यहीं पे फैसला होना है कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार क्या है सो मोटो लेने का। अभी तो ये केस पहले तो देखते हैं ना इसके क्या बनेगा, कैसे आगे चलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी आई वुड से राइट अगर आप इमरान खान को ये समझें कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इमरान खान के जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं चाहने, जज साहब को ज़रा हौसला करना चाहिए। रो वर्सेस वेड इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट यूएसए के लोग अंडे मार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे जाके, मुल्क फिर भी चल रहा है। कभी तनकीद से भी मुल्क गिरा, पता नहीं जज साहब को शायद बहुत ही घबराहट हो गई तनकीद से। कभी तनकीद से कुछ नहीं होता, तनकीद खुले दिल के साथ सुनते हैं। और सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि फवाद चौधरी ने एक और इंटरव्यू में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को सज़ा इसलिए हुई थी कि वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे, जबकि इमरान खान के मामले में ऐसा नहीं है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगी थी या उनके खिलाफ जो केस चला था, या फिर गिलानी साहब का या नवाज शरीफ का, इनमें कॉमनैलिटी है। ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खो चुके थे और एक्चुअली लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे थे जब इनकी हुकूमतें ख़त्म हुई। इमरान खान इज़ एट द पिनेकल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इमरान खान के बगैर ये सियासत चलाने। आप तो फिर ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि जजेस जो हैं दुनिया की किसी भी उसमें एक पॉपुलर लीडर को उसका एहतसाब नहीं कर सकते क्योंकि वो इज़ द पिनेकल ऑफ अटेंशन एंड ही इज़ द, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्यों सियासी केसों में फिर सजा नहीं दे सकते, सियासी केस है ना। वासिफ तो आप कह रहे हैं ना, वो तो कहेंगे टेक्निकली देखें तौहीन अदालत हुई है, ये कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, माफ़ी भी नहीं मांग रहे। तलाल को दी गई थी, निहाल को दी गई थी, तो इनको क्यों यार अब तलाल, निहाल और इमरान खान बराबर। लेकिन आपको पता है केस आपने उसमें पढ़ा होगा, उन्होंने कहा उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा क्योंकि आप एमएनए रहे, पब्लिक ऑफिस होल्ड किया। मेरे पास इतना अपना वक्त ज़ाया ना करेगा तलाल और उनके केस पढ़े जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ केस रेफर हो सकता है ना आपके उसके लिए। नहीं, कोई रेफर नहीं हो सकता, कोई इशू ही नहीं है। फवाद चौधरी ने इसी इंटरव्यू में उल्टा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को ही माफ़ी मांगने का कह दिया। इमरान खान अपोलोजाइज नहीं करने लगे इस केस में। व्हाई शुड ही? आई बिलीव दैट सबसे पहले अगर मैं फ्रैंकली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद होता तो आई वुड हैव टेंडर्ड अपॉलॉजी कि मैंने ओवरलुक कर दिया है ये टॉर्चर को, मुझे बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए था। संगीन इल्जाम है टॉर्चर का और आप पर कंटेम्प्ट लगती थी इस बात पे जो नहीं, कंटेम्प्ट वाली इसमें कौन सी बात? देख रहे चीफ जस्टिस को सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये नहीं किया, फैसला उनका है ना। अभी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान क्योंकि मकबूल लीडर हैं इसलिए उन्हें सज़ा नहीं हो सकती। इमरान खान ने आज अपने तहरीरी जवाब में भी माफ़ी मांगने से गुरेज किया है और सिर्फ इतना कह दिया है कि अगर खातून जज से मुताल्लिक उनके अल्फाज नामुनासिब थे तो वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंने यानी इमरान खान ने कोई तौहीन अदालत नहीं की है,
डिप्टी रजिस्ट्रार ने इमरान खान के 20 अगस्त के जलसे से मखसूस अल्फाज का चुनाव किया। मजीद ये कि इन अल्फाज को सियाक व सबाक से हट कर लिया गया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाया गया ताकि ऐसे तासुर दिया जाए कि इमरान खान कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। इसके बरक्स ये हर शहरी का कानूनी हक है कि वह कानून के मुताबिक किसी जज या अवामी ओहदेदार के कंडक्ट या मिसकंडक्ट पर बात करे। इमरान खान की तरफ से जिस एक्शन का हवाला दिया गया था, इसका मकसद कानून और आइन के मुताबिक एक्शन लेना था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने यानी इमरान खान ने अपनी तकरीर में आप सब शर्म करें कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो अलग पैराहे और पसे मंजर में किए थे, जिन्हें अफसोस के साथ रजिस्ट्रार और हाई कोर्ट ने तौहीन आमेज के तौर पर देखा। इमरान खान के मुताबिक ये अल्फाज अचानक से और बगैर किसी पहले से तयशुदा मकसद या नियत के अदा किए गए ताकि सिर्फ इस बात पर जोर दिया जा सके कि हुक्काम की जानिब से शहबाज गिल के मामले पर कानून की पैरवी करनी चाहिए। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैंने यानी इमरान खान ने आप सब शर्म करें कि जो अल्फाज अदा किए वो जोश खिताबत में अदा किए, जिसमें कोई बुरी नियत नहीं थी और जिनका इस्तेमाल मखसूस अंदाज में या खुसूसी तौर पर मातहत जज के लिए नहीं किया गया। और जहाँ तक मातहत जज का ताल्लुक है, इसमें सिर्फ कानून के तहत एक्शन लेने की बात की गई। इमरान खान के जवाब के मुताबिक शहबाज गिल का जो गैर मामूली तौर पर जिस्मानी रिमांड वफाकी हुकूमत को दिया गया और इसके साथ जिस्मानी ज़्यादती और टॉर्चर की जो परेशान कुन खबरें आईं, वो हर शख्स को हिला सकती हैं। बेशक ये बात परेशान कुन है कि हीट ऑफ द मोमेंट में एक फ़र्द की बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक कुछ अल्फाज की अदायगी को नज़रअंदाज करने के बजाय इस मामले को बादी नज़र में तौहीन आमेज करार दिया जा रहा है। इस अदालत को यकीन दहानी करवाई जाती है कि जो बयान इमरान खान ने दिया, इसका मकसद सिर्फ ये था कि शहबाज गिल के साथ इंसाफ हो, इसका मकसद तौहीन नहीं था। इमरान खान के जवाब के मुताबिक मैं यानी इमरान खान बहुत संगीन गलतफहमी में मुब्तला था कि मोहतरमा ज़ेबा चौधरी एक जुडिशल अफसर नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो वफाकी हुकूमत के अहकामात पर काम करते हैं। वो वफाकी हुकूमत जो शहबाज गिल पर टॉर्चर करने और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के लिए पुरअज़म थी। और यही वो गलत फहमी थी कि इमरान खान ने एक जुडिशल अफसर को एक मजिस्ट्रेट के तौर पर लिया। इसलिए किसी जुडिशल अफसर के खिलाफ कुछ कहना इमरान खान का मकसद नहीं था। शो कॉज नोटिस पर इमरान खान के जवाब के मुताबिक क्योंकि इमरान खान को ये इल्म नहीं था कि वो एक जुडिशल अफसर का नाम ले रहे हैं, तो इस हवाले से सवाल ही नहीं उठता कि उन्हें जुडिशल अफसर या अदालत के सामने मामले के ज़ेर इल्तवा होने का इल्म होता। इमरान खान ऐसा करने या कहने का सोच भी नहीं सकते, जिसका मकसद इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करना हो। और इमरान खान ये सोच भी नहीं सकते कि वो अदालतों पर अवामी एतमाद को मजरूह करें और ऐसा कोई भी इकदाम करें जो तौहीन अदालत के ज़मरे में आता हो। अगर इमरान खान ने अवामी जलसे में जोश खिताबत के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए जिससे अदालत नाराज़ हो सकती है, तो इमरान खान वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहते हैं कि ऐसा करना उनका मकसद नहीं था। इमरान खान जजेस के एहसासात को ठेस पहुंचाने पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान के जवाब के मुताबिक जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, अगर उन्हें नामुनासिब समझा गया है तो वो इन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हैं। अदालत को इस तकरीर का इमरान खान की नीयत के पस मंज़र में जायज़ा लेना चाहिए जो गलत नहीं थी। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि वो 25 अगस्त को जारी करदा अपने शो कॉज नोटिस को वापस ले और तौहीन अदालत की कार्रवाई को निपटा दे। अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को जुडिशल अफसर के बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझ रहे थे और गलतफहमी में मुब्तला थे। इसलिए किसी जुडिशल अफसर के खिलाफ कुछ कहना उनका मकसद नहीं था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस लिए जाने के बाद भी इमरान खान अपने बयान का दिफा करते रहे, खातून जज को मजिस्ट्रेट कहकर पुकारते रहे, उन पर तनकीद करते रहे, मगर ना तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा या उनकी कानूनी टीम के किसी रुकन ने इमरान खान को रोका और ना ही उनकी तस्दीक की। और खान साहब कह रहे उन्हें तो पता ही नहीं था। एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर को जब वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मैजिस्ट्रेट, अब ये अदालत ने साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा। अब ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान बार बार एक गलती दोहराते रहें और उनके इर्द गिर्द मौजूद उनका कोई भी साथी उनकी गलती से लाइल्म हो, जो कानून जानते हैं वो भी लाइल्म हो। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, वो भी लाइल्म हो। इमरान खान ये भी कहते रहे कि शहबाज गिल पर तशद्दुद अदालत में साबित होने के बावजूद खातून मजिस्ट्रेट ने उनका रिमांड दिया। मगर हकीकत यह है कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट पेशी नहीं की गई थी, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने बयान दिया था कि शहबाज गिल जिस वक्त अडियाला जेल में थे तो उन्होंने खुद ही मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था। देखिए मेरी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया है, ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है।
तो उस वक्त ज़ाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। क्या हाशिम डोगर ने भी ये बात इमरान खान साहब को नहीं बताई थी? क्योंकि तो उन्होंने खुद जिक्र किया था कि उनकी खान साहब से बात होगी। क्या इसके अलावा भी किसी ने नहीं बताई? खान साहब कोई नहीं इल्म में लेकर आया। अब इस पूरे तनाज़े में इमरान खान को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है। बज़ाहिर इमरान खान माफ़ी मांगने के मूड में नहीं लग रहे हैं और केस लड़ना चाहते हैं, मगर मुल्क के नामवर कानूनी माहिरीन उन्हें मशवरा दे चुके हैं कि उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मामूली सज़ा भी हुई तो उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। माजी में ऐसी कई मिसालें भी मौजूद हैं। कुछ माहिरीन कानून का तो ये भी ख्याल है कि माफ़ी मांग कर भी इमरान खान का बचना मुश्किल है, मगर इमरान खान माहिरीन कानून की राय पर अमल करते नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ अपने अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर रहे हैं। बज़ाहिर माफ़ी ना मांगना और केस लड़ना ही तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, मगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को बहुत संजीदा लिया हुआ है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर इमरान खान के बयान का नोटिस लिया। फिर 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इब्तिदाई समाअत की। इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया और साथ ही 3 रुकनी लार्जर बेंच को मजीद बड़ा करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया और फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 3 रुकनी बेंच को 5 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया, जिसने अब कल इस अहम केस की समाअत करनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीरी इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की संजीदगी की वजह यह है कि इस केस से मातहत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी मुतासिर होने का खदशा जुड़ा हुआ है। कल खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान के धमकी आमेज बयान का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पढ़वाया, फिर उनके वकील से मुकालमा किया कि क्या जजेस को ऐसे धमकियां दी जा सकती हैं जिस तरह दी गई एक खातून जज को धमकी दी गई। आपने पढ़ा कि छोड़ेंगे नहीं, ये दरअसल फॉलोअर्स के लिए भी मैसेज है कि छोड़ना नहीं। ये बातें मेरे बारे में की होती तो परवाह नहीं थी। मातहत अदलिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 3 रुकनी लार्जर बेंच ने अपनी पहली समाअत के हुक्मनामे में लिखा था कि बादियों नज़र में हमारी राय है कि इमरान खान ने यह बयान इंसाफ और ड्यू प्रोसेस की राह में रुकावट डालने और अदालतों पर अवाम का एतमाद खत्म करने के लिए दिया था। साथ ही ये बयान इस मकसद से भी दिया गया कि अवाम की नज़रों में अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को मजरू किया जाए। अदालत ने मजीद लिखा कि हम समझते हैं कि तौहीन अदालत के अख्तियार को हमेशा बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस इख्तियार को कभी भी किसी के इनफरादी जज्बात की खातिर या अदालती फैसलों को जायज़ अवामी तनकीद से बचाने के लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर इंसाफ की फराहमी में अवाम का एतमाद, इंसाफ तक रसाई का शहरियों का हक और एक बेखौफ निज़ाम इंसाफ से बगैर किसी समाजी, मुआशी या सियासी वाबस्तगी के शहरियों को ड्यू प्रोसेस की फराहमी के हुकूक दाव पर लगे हुए हैं। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वो हुक्मनामा था जिसमें इमरान खान के बयान को बादियों नज़र में धमकी आमेज और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करार दिया गया था और इसी वजह से इमरान खान को क्रिमिनल कंटेम्प्ट की संगीन कार्रवाई का सामना है। और अब अपने तहरीरी जवाब में इमरान खान ने माफ़ी भी नहीं मांगी है, तो सवाल यह है कि इसके क्या कानूनी असरात होंगे। और जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि उन्हें नहीं डिस्क्वालीफाई किया जा सकता, उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। भुट्टो साहब के खिलाफ आ गया या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ गया तो इसलिए आ गया क्योंकि वो उनकी मकबूलियत कम हो गई थी, और फिर तलाल चौधरी का और दानियाल अजीज़ का या फिर निहाल हाशमी का तो मुकाबला ही नहीं है क्योंकि वो इमरान खान साहब के बराबर नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जज सिंध हाई कोर्ट शाइख उस्मानी साहब, इसके अलावा मौजूद हैं साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट शाह खबर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाइख उस्मानी साहब, आपकी तो राय थी कि माफ़ी मांग भी लें तब भी मुश्किल में आपको नजर आ रहे थे इमरान खान साहब, अभी तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और ये जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि वो इतने पॉपुलर हैं कि अदालत उनके खिलाफ नहीं जा सकती और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जो हटाएंगे तो वो खुद कैसे रह पाएंगे। आपको लगता है वाकई जो एक पीक है पॉपुलैरिटी का उसके वजह से बड़ा मुश्किल है और ये जवाब ऐसा तसल्ली बख्श है कि जिसमें वो कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं और अदालत कंसीडर कर ले? देखिए, बात ये गलत तस्वर है कि कोर्ट्स जो हैं उनको कोई इफेक्ट होता है कि एक आदमी पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ को लीगल तरीके से देखनी है। जब उन्होंने एक नोटिस भेज दी उनको और उनसे कहा कि आप एक्सप्लेन करें, और उन्होंने उसके जवाब में जो कहा है बजाय इसके कि वो अपोलोजाइज करें और कहें कि जी हमसे गलती हो गई, वो ये कह सकते थे कि मैं अपना जो रिमार्क है वापस लेता हूँ और मुझे कभी कोई ऐसा ये गलती से मैं कह गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर कोर्ट ये समझती है कि मेरा बयान जो इनअप्रोप्रिएट था तो उस सूरत में मैं उसको वापस ले लूँगा ना। ये तो एक किस्म की अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं हुई, ये तो कंडीशनल अपॉलॉजी हो गई। और ये तो जो
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका हमेशा से स्टैंडिंग प्रिंसिपल है कि अगर अपॉलजी हो तो वो ऐसी हो जो अनकंडीशनल हो, अनक्वालिफाइड हो, इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और फिर कहे कि आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। ये उन्होंने नहीं किया, ये जो स्टेटमेंट थी उनकी। दूसरी जो चीज़ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कही वो ये कही कि मैं ये समझता था कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं बजाय इसके कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं। ये कोई अब एक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है उसको इतनी समझ नहीं कि ऐसा केस जो सुना जा रहा था वो कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सुनेगा, तो ये केस तो एक जज सुन रहा था, ये उनको पता नहीं था। ये तो मेरे ख्याल में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज उसके तहत आता है। और उस्मानी साहब मतलब कि उन्होंने उसके बाद भी 2-3 दफा तकारीर में उनका जिक्र किया है, क्या ये और तनकीद भी की जज साहिबा पर? आपको लगता है उनके राइट लेफ्ट लोगों ने भी नहीं बताया होगा कि ये ना करें, क्योंकि वो बाद में भी उन्होंने तो कोई 3-1 दफा उन पर तनकीद की है? नहीं, ये बात नहीं है कि वो उनको पता ही ना था। जो पॉइंट इज कि एवरीबडी इज सपोज टू नो द लॉ। अगर कोई समझता है कि उसको लॉ नहीं पता तो दैट इज नो एक्सक्यूज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो ये तो उनको पता होना चाहिए, और खासतौर से ऐसे इंसान को जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। तो खैर वो एक्सक्यूज नहीं है। मतलब ये कहने का कि जो इनकी स्टेटमेंट जो फाइल की गई है वो ऐसी है कि जिससे कि आम तौर से एक कोर्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको एज एन अपॉलजी, अगर वो इसको अपॉलजी तस्वुर करते हैं। अगर कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती इनकी अपॉलजी तो उस वक्त में इसका ट्रायल होगा, यानी वो कोर्ट ये देखेगी कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है कि नहीं आती है। अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है तो यकीनन उनको सज़ा होगी। मेरे ख्याल में ये उनकी जिसने भी उनको एडवाइस किया है ये स्टेटमेंट देने में, वो एडवाइस मेरी नज़र में तो सही एडवाइस नहीं थी। अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर वो इस ज़मरे में हैं, इस जोम में हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, या उनके जिस तरह लोग कह रहे थे आपकी जो स्टेटमेंट मैंने सुनी है पहले कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता बल्कि जज को अपॉलोजाइज करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वी शुड पैक अप, अपना मुल्क बंद करके बैठ जाए। शाखावत साहब आप बताइएगा, आपका भी यही मशवरा था कि अनकंडीशनल अपोलोजाइज कर लें? आपने कहा ये मशवरा आप खुद इमरान खान तक भी पहुंचाएंगे, जाहिर आप वकील रह चुके हैं उनके भी, मगर ये जिस तरीके से अपोलोजाइज किया गया और ये जो कॉन्फिडेंस है कि तलाल निहाल इनका तो कोई मुकाबला नहीं है खान साहब से, इसके अलावा भुट्टो साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब हों, वो पॉपुलैरिटी के पीक पे नहीं थे मगर इमरान खान हैं, इसे उनके खिलाफ नहीं आ सकता है फैसला। आप समझ रहे हैं ये जवाब और ये कॉन्फिडेंस ये दोनों दुरुस्त हैं? देखिए शाहजीब, ये मैं समझता हूँ कि जो अभी शाइक उस्मानी साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। बात ये है कि अभी इमरान खान साहब जो है वो खुद तो जो कानूनदान नहीं है, माहिर कानून नहीं है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द मशवरा ही लेना है जो कि कानून की समझ बूझ रखते हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है कि ये जो चौधरी साहब जो फरमा रहे थे, उन्होंने जो कहा कि जी वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि वो और जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि ये एक गलत उनको मशवरा देने के मुतरादिफ है कि आप अगर उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप डटे रहें और आप झुके ना और कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करें, और आपकी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है वो किसी को रियायत या प्रिविलेज तो नहीं दे सकती, वो तो उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो जवाब उन्होंने दिया है, एक तो उन्होंने उसका उबूरी जवाब दिया है शो कॉज नोटिस का, और उसमें उन्होंने कहीं पे भी माफी का या माजरत का या अपॉलॉजी का जो है वो जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदालत अगर ये समझती है कि उनको इनकन्वीनियंस कॉज हुई है तो वो अपने अल्फाज वापस लेने पर गौर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर उसको कंटेस्ट भी किया, जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि हमें नहीं पता कि कल अब जो 5 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच है हाई कोर्ट का, वो उनके जो शो कॉज नोटिस का जवाब है उससे मुतमईन हो जाते हैं। अगर मुतमईन हो जाते हैं तो ठीक है, वो जो नोटिस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और उनको एग्जोनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उससे मुतमईन नहीं होते तो फिर तो आइन और जो कानून जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसमें तो यह है कि नेक्स्ट मरला फिर वो फर्द जुर्म आयद करने का है, और ऐसी सूरत में जब फर्द जुर्म आयद हो जाता है तो फिर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है उस मुकदमे की, और उसमें
फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं उनको फिर वो प्रोसिक्यूटर के तौर पे कहेंगे कि आप इस पे शहादतें जो हैं वो पेश करें और इसका ट्रायल शुरू करें, और ये फिर सेटल हो सकता है। देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी तौहीन अदालत में जो है वो सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट जो है वो सजा दी गई और उसकी उनको खमियाजा भुगतना पड़ा कि आर्टिकल 63 के तहत वो आइंदा 5 साल के लिए जो है वो कोई भी इलेक्टेड ऑफिस रखने के लिए जो है वो नायल हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब को ठीक मशवरा नहीं दिया जा रहा। अगर उनको ठीक मशवरा दिया जाए तो वो यही है कि जो मुरवजा आपके अदालती नज़ायर हैं तौहीन अदालत के मुतालिक, उसमें तो ये है कि आप इसको कंटेस्ट ना करें। और ये मैं समझता हूँ कि अदालतों के सामने माजरत करने से किसी की इज्जत और तकरीम में जो है वो कमी नहीं आती। मतलब ये भी बताएगा, जिसपे शाइख उस्मानी साहब ने भी कमेंट किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो एडिशनल सेशन जज हैं, पहले तकरीर कर ली नहीं पता था, तो क्या बाद में भी नहीं पता था कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझते रहे, उन्हें राइट लेफ्ट से भी किसी ने नहीं बताया? ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल होगा जो शाइख उस्मानी साहब ने भी कमेंट किया? ठीक है, वो हो सकता है कि पहले उनको शायद इसका इदराक ना हो कि वो इसमें तफरक ना कर सके हों कि वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज में क्या फर्क होता है, या एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है। मैं तो ये कहूंगा कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो भी जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो कोई इंतजामी कोई ऑर्डर नहीं कर रहा होता, तो उनका एहतराम भी उतना ही लाजम है। लेकिन ये जो खातून जज साहिबा जो है ये मैजिस्ट्रेट नहीं है, ये मैजिस्ट्रेट से एक ऊपर की हायरार्की है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, तो मैजिस्ट्रेट से ऊपर का होता है उनका जुडिशल ऑफिस है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की अगर उनको ये मशवरा दिया गया कि आप ये डिफेंस लें, तो वो फिर कानून से नावाकिफियत जो है वो कोई डिफेंस नहीं होता, ये तो कानून का ये मंशा है। तो दूसरी चीज ये है कि खान साहब को मैं समझता हूँ कि इस चीज का इदराक करना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के जो है वो पॉपुलर लीडर है, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। अगर खुदा ना खास्ता अदालत ने उनके खिलाफ अगर 1 सेकंड का भी सजा का हुक्म सादर कर दिया, तो वो तो न सिर्फ उनके लिए जो है वो नायबी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, और पाकिस्तान में देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो अवाम का एसेट होता है, तो अगर वो इस बात के ऊपर सिर्फ अपनी जो है वो ईगो को सामने रखते हुए अगर वो इतना बड़ा अपना भी और कौम का भी और अपने वोटर्स का भी अगर नुकसान करते हैं तो ये बड़ा अफसोसनाक होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। दोनों जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी राय है कि जवाब उनको नहीं मुनासिब नज़र आ रहा कि जिसमें इमरान खान साहब की बचत हो सके, या फिर वो ये कह सके कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था या उस चीज़ का नहीं पता था। क्या सियासी सिमत दुरुस्त है जो या कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है तहरीक इंसाफ, और क्या उसको इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा होगा? सियासी तज्ज़िया हासिल करेंगे एक के बाद। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत है और फिर सितंबर के महीने में इमरान खान के एक के बाद एक केसेस की समाअत है। क्या सितंबर का महीना इमरान खान के लिए खतरनाक हो सकता है? हमारे साथ सीनियर साथी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है कल बहुत अहम समाअत है तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मगर फिर 6 सितंबर को ममनुआ फंडिंग केस की समाअत, फिर इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस रेफरेंस की समाअत है 7 सितंबर को, फिर इलेक्शन कमीशन ही की तौहीन का केस की समाअत 7 सितंबर को है। इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया है, हालांकि माहिरीन कानून की राय थी कि उन्हें अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बड़ा खतरनाक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का, उन्होंने नहीं मांगी है, कंडीशनली कहा है कि मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूं। और तहरीक इंसाफ का ये कॉन्फिडेंस भी है कि इमरान खान साहब करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, उन्हें अगर इस तरीके से नाअहल करेंगे, हटाएंगे, तो फिर वो कैसे खुद रह पाएंगे जो उन्हें हटाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि भुट्टो साहब को के खिलाफ जब फैसला आया तो वो अपने पीक पे नहीं थे, और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया, मगर नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। आपको लग रहा है ये वाकई जो कॉन्फिडेंस है तहरीक इंसाफ का कि जजेस नहीं फैसला देते हैं खान साहब के खिलाफ दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, ये दुरुस्त है? शाहजेब साहब ये दीवानों की बड़े हैं और पाकिस्तान की तारीख में बार बार जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, और पॉपुलैरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोहे की मानंद हो या पत्थर की मानंद हो। ये तो एक हवा की तरह है, ये चलती है और रुक भी जाती है और फिर मुखालिफ समत में भी चलने लग पड़ती है। तो इमरान खान साहब को जो तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है, वो अदालत ने खुद ये समझा है कि नज़र बज़ाहिर ये तौहीन हुई है, एक जुडिशल ऑफिसर को धमकाया गया है, और ये एक बड़ी ही संगीन किस्म की गलती है जो खान साहब से सरजद हुई है। अब अगर उन्होंने
अगर मगर की और कहा कि मैं अल्फाज वापस ले सकता हूं, मैं माजरत नहीं कर सकता, तो अजीब बात है। जो अल्फाज वापस लेने के काबिल हैं उन पर माजरत क्यों ना की जाए? तो अदालत के सामने इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करना और जिद करना ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। तो नवाज शरीफ साहब ने भी तौहीन अदालत के केस का सामना किया था और उस वक्त भी तरह तरह के मशवरे उनको दिए जा रहे थे कि माफ़ी ना मांगे, बयान वापस ले लें, ना ले लें, फिर बिलाखिर फैसला किया कि वो माजरत करेंगे। अब खान साहब के लिए बेहतर यह है कि अदालत को वो मजबूर न करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अदालत के सामने भी सवाल पैदा होगा कि जो ताकतवर है, जो मकबूल है, वो कानून से बालातर है क्या? खान साहब खुद कहते रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ताकतवर के लिए भी वही हो और कमजोर के लिए भी वही हो। तो जब उन्होंने धमका दिया है जुडिशल ऑफिसर को, उस पर खुले दिल से माजरत का इज़हार करें, इसमें उनकी कोई चुप्पी नहीं होगी। वड़ाई साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये भी मौक़िफ़ आया, फौजी साहब ने कहा कि इमरान खान क्यों माफ़ी मांगेंगे, हम तो कंटेस्ट करेंगे, ये केस ही फजूल है, माफ़ी तो उल्टा जज साहब को मांगनी चाहिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उन्होंने तनकीद कर दी थी और आज भी जवाब से लग रहा है कि वो कंटेस्ट करने की नीयत में हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है कि खान साहब इतने मकबूल हैं कि जजेस नहीं कर पाएंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई, उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी मकबूलियत के पीक पर हैं, ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस है? देखिए, किसी हद तक तो ये दुरुस्त है कि जब कोई मकबूलियत के इस पीक पर होता है जैसे कि खान साहब हैं, तो वो ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना इतना आसान नहीं है। ज़ाहिर है क्योंकि अदालतें भी आवाम में से ही होती हैं, अदालतें भी आवाम की राय का एहतराम करती हैं और अदालत के अंदर जो गवाहियाँ पेश होती हैं वो भी आवाम में से भी होती हैं और बेसिकली अदालतों का फ़ैसला भी आवाम का ही फ़ैसला होता है। दुनिया भर में यही कंसिडर किया जाता है। कॉन्सेप्ट यही है कि अदालत दरअसल आवाम का ही एक सेलेक्ट ग्रुप है जो ये फ़ैसला करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं शामी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई उन्हें अनकंडीशनल अपॉलोजी करनी चाहिए और मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने अदालत के अंदर जवाब भी दाखिल किया उसके अंदर भी ये गुंजाइश रखी है कि जब थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, जब अदालत के अंदर वो खुद जाएंगे तो मेरा ख्याल है वो माफ़ी मांग लेंगे, वो माजरत कर लेंगे। उन्होंने ये रास्ता खुला रखा है और यही मुनासिब तरीका है। अदालत के सामने अकड़ने से बेहतर है अदालत के सामने झुका जाए और यही रवायत रही है सुकरात से लेके बड़े लोगों की कि लोग झुकते हैं, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उतना वो अदालत के सामने झुकता है। जो अदालत के सामने अकड़ता है वो उसको ना जमहूरियत में पसंद किया जाता है, ना उसका अंजाम जो है उसको पसंद किया जाता है। शामी साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है जब पिछली दफ़ा आप दोनों से भी गुफ्तगू हुई तो ये बात हो रही थी कि खान साहब के क्या यहाँ से मामला बेहतर हो जाएंगे, मगर नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ है मुसलसल कन्फ्रंटेशन मोड में। वो IMF प्रोग्राम की डीरेल करने की बात हो, वो ऑडियो लीक आ गई, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है, उससे भी पीछे हटते नहीं नजर आए। खान साहब आज भी शौकत तरीन साहब के साथ खड़े थे, सेमिनार में साथ दोनों की तरफ से खिताब भी किया गया। आपको लग रहा है कि वाकई पॉपुलैरिटी का ये लेवल है कि कुछ भी आ जाए, कोई ऑडियो लीक आ जाए, डीरेल करने की बात आए, रियासत के ऊपर सियासत को फौकियत देने की बात आए, खान साहब बाकायदा तौर पर इदारों को भी ये मैसेज दे सकते हैं कि जी मुफाहमत का कोई मामला नहीं है, हम इतने पॉपुलर हैं कि आप रोक नहीं सकते हैं इस लहर को? देखें शाहदेव साहब, मैं तो खास साहब पॉपुलर हैं, लेकिन इस तरह के पॉपुलर हैं कि हर चीज़ को बहाकर ले जाएं, मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करता। और उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में 32% वोट हासिल किए थे, उनके मुखालफों के मजमूई वोट जो थे उनसे 2 गुना से ज़्यादा। तो आप अगर आप इस तरीके से जिद करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अगर पॉपुलैरिटी जो है उसकी बुनियाद पर आप डिक्टेट कर सके हर एक को, तो फिर तो आज ये सवालात पैदा ही ना होते, ये मसाइल खड़े ही ना होते, सब हाथ बांधकर आपके सामने कोर्निश बजा ला रहे होते। ऐसा नहीं है, अदारे जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी इसको नापसंदीदगी की नज़र से देख रही हैं। हर रोज़ खान साहब अपने लिए तंगी पैदा करते जा रहे हैं और उनके साथ जो ऐसे लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनको इश्ताल दिलाने वाले या उनको उकसाने वाले, वो जब वो उनकी बातें उनको बचा नहीं सकेंगी, उनका साथ, उनका हाथ नहीं पकड़ सकेंगी,
उनको एक बड़े लीडर के तौर पे बिहेव करना चाहिए। अदालत के साथ मत्था लगाना किसी लीडर को ज़ेब नहीं देता, ये पूरे निज़ाम से टकराने के मुतरादिफ है। और मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब के लिए अभी तक कहीं कोई नरम गोशा पैदा हुआ है, कोई गुंजाइश पैदा हुई है। वो रोज़ बरोज़ जितनी अपनी ये गोशे हैं इनको सख्त करते चले जा रहे हैं, नरमी को कम करते चले जा रहे हैं, जो उनका जो एतमाद है उसको मजरूह करते चले जा रहे हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट का वो शिकार हो चुके हैं। अब मेरा नहीं ख्याल, हर रोज कोई वाकया होता है। अभी आप देखिए IMF का जो मामला हुआ, जिस तरह वो ऑडियो लीक सामने आई, तो अब इस तरह कैसे काम चलेगा? रियासत के मामलात को चलाने के लिए लाजिम है कि आप अपनी एक साख बहाल रखें, अदारों का एतमाद आप पर हो, लोग आपको यकीन की निगाह से देखें। तो सिर्फ ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से तो काम नहीं चलता ना। वड़ाई साहब, आप बताइएगा, ये जो एक कॉन्फिडेंस है कि आज इलेक्शन हो जाए या जब भी इलेक्शन होगा 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब लेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस है कि उसकी वजह से कोई टेक्निकल नॉकआउट भी नहीं हो सकता है, इदारे खिलाफ हैं तो भी तहरीक इंसाफ कहती है कि जी अब इलेक्शन जब भी होगा हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आएंगे, ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस है इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस नहीं है। एक जो बड़ा लीडर होता है मुफाहमत और मज़ाहमत दोनों से काम लेता है। इमरान खान साहब जो है मज़ाहमत या एक मनफी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई मुस्बत भी चीज़ें करें। उन्हें चाहिए कि मसलन ये IMF वाला जो मामला है ये तो कंडेमनेबल है और इसकी जितनी भी अफसोसनाक है, ये करना मेरा ख्याल है ये तो आखिरी हदों को छूना है। इस तरह के करके मेरा ख्याल है कि वो रियासत को नाराज़ कर लेंगे, रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर लेंगे, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको जब भी इक़्तिदार मिलना है, ये नहीं हो सकता कि वो रियासत को नाराज़ करके रियासत के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती बैठ जाएंगे। रियासत के साथ सुलह सफाई करके ही जो है वो इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका तरीक़ेकार मफाहमत वाला जो है उसकी तरफ उन्हें अब बढ़ना चाहिए। उन्हें ऐसे एक्शन नहीं लेने चाहिए जिससे लोग रियासत जो है उसको नुकसान पहुँचे, जैसे IMF वाला मामला है कि वो एडमिट कर रहे हैं कि रियासत को नुकसान पहुँचेगा लेकिन इसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अफसोसनाक है। इस तरह की पॉलिसियाँ PTI को नहीं बनानी चाहिए। पॉपुलर जो लीडर होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उसको जो है वो ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ता है कि अपनी पॉपुलैरिटी का भी ख्याल रखे और रियासत का भी ख्याल रखे। अगर वो रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बचा लेते हैं तो ये कोई एक अच्छा सौदा ना होगा, ये एक नुकसानदेह सौदा होगा। मगर सुहेल वड़ाई साहब, ये बताइएगा, आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह जानते हैं, आपको लगता है ये 2/3 मेजॉरिटी वाला कॉन्फिडेंस उनका दुरुस्त है कि इतने पॉपुलर हैं खान साहब के 2/3 मेजॉरिटी ले सकते हैं इस वक्त इन सबको हरा के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 2/3 मेजॉरिटी आप भी ले सकते हैं। देखें, वो पॉपुलर हैं, हो सकता है उनकी हुकूमत भी बन जाए, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बहुत इतने पॉपुलर मुझे नहीं लगते कि वो हैं। और दूसरा ये है कि अभी बहुत कुछ जो है दरिया के पुलों से नीचे गुज़रना है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी वो ख़ुद इम्तिहान से गुज़र रहे हैं, अभी अदालतों के इम्तिहान से उन्होंने गुज़रना है, अभी इस्टेब्लिशमेंट के इम्तिहान से गुज़रना है, ख़ारजा पॉलिसी के इम्तिहान से गुज़रना है, दाखिला पॉलिसी के इम्तिहान से गुज़रना है। उनकी जो माजी के जो बोझ है गुनाहों का वो भी है, और उनको इकानमी के जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया उसका भी जवाब देना है। तो ये इतने सारे सवाल हैं जिनका इतना आसान जवाब नहीं है कि वो 2/3 मेजॉरिटी दोबारा ले लेंगे। और शामी साहब, 4 केसेस हैं सितंबर में जिनका उनको सामना है, इलेक्शन कमीशन में भी है, अदालत में तौहीन अदालत का मामला भी है। आपको खतरे में नजर आ रहे हैं खान साहब, या आपके ख्याल में निकल सकते हैं इस मामले से? देखिए, अदालत में जो भी केस होता है उसमें उससे खतरा नजर आता है, और ये सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त तौहीन अदालत के मामले में है। और दूसरे मुकदमात तो कर फैसला होंगे, फिर उनकी अपीलें होंगी, लेकिन वो जो खान साहब, ये सारे मुकदमात जो हैं, ये जो तासुर है खान साहब का नाकाबिल तस्खीर होने का, उसको ये जाहिर कर देंगे। ये जो पॉपुलैरिटी का जोम है ना, यही तकाजा करता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेरे खिलाफ जो रियासत है वो हरकत में आए। ये पॉपुलैरिटी को संभालना ही तो एक मुश्किल काम होता है। अगर ये संभाली ना जाए तो यही एक फंदा बन जाती है, और इस फंदे से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहा ना कि खुद ही का नशा चढ़ा, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यकाना मगर बना ना गया। तो अब तो हर रोज जो
एक नया मुकदमा है, एक नया मामला है। और खान साहब खुद अभी जो मुकदमात हैं, तौहीन अदालत का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी का मामला, ये तो उनके मुखालफों की फहरिस्त में नहीं थे। ये तो मौके उन्हें खुद खान साहब ने मुहैया किए हैं। तो उन्हें देखना होगा कि वो अपने लिए आसानियां पैदा करें, अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। अभी सोहेल बड़ाई साहब कह रहे थे उन्हें बड़े इम्तिहानों से गुजरना है। वो कई इम्तिहानों से गुजर चुके हैं, उनमें फेल हो चुके हैं, उनकी सप्लीज आई हुई हैं, उन्हें उनमें दोबारा गुजरना है, पर्चे दोबारा देने हैं, फिर उसके बाद कोई पास मिल सकेंगे। ये टहलते हुए जाकर इक़्तिदार पर बैठने का मामला नहीं है, ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत शुक्रिया सोहेल बड़ाई साहब की और शामी साहब की राय आपने सुनी कि इमरान खान साहब कहते हैं मकबूल हैं कि जो कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ का कि अदालतें उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती हैं वो हो पाएगा। इस पर आपने राय सुनी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम पर बात करेंगे। एक ऐसे वक्त में जहां पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल तखमीना भी नहीं लगाया जा सका है, तो वहीं मजीद सैलाबी रेलों की पेशगोई की जा रही है। मुल्क में 20 लाख एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने से मुल्क में मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में 200% तक का इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने पड़ोसी ममालिक से सब्जियां दरामद करने का फैसला कर लिया है। NDMA के हालिया आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से 36 अफराद जाँ बहक और 1941 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1162 हो गई है। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में 3471 किलोमीटर की सड़कें मुतासिर हो चुकी हैं। 10 लाख से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँच चुका है। 7 लाख से ज़ायद मवेशी मुतासिर हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने वाली शाहराहें, हाईवेज़ और मोटरवेज़ मुतासिर होने से बंद हैं। सिंध और बलूचिस्तान में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। आज इस हवाले से वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बात करते हुए कहा कि सैलाब के बाद अगले 4 से 6 हफ्तों में हमें खतरा है कि मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ वबाई बीमारियाँ फूट सकती हैं। अब सैलाब के बाद हमें अगले 4 से 6 हफ्तों में खतरा है कि इन इलाकों के अंदर कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस का इजहार हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का ये एक तजुर्बा है कि फ्लड के बाद 2 से 4-6 हफ्तों में ये बीमारियां फूट सकती हैं। हमें इन पे काबू पाना है। हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इन पर काबू पाएं और इसके लिए भरपूर कोशिश करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी मैं कहूँगा, हॉस्पिटल्स को कहूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सीनियर साहब तजियाकार आमिर मीर साहब मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हमने दिन में उनसे गुफ्तगू की थी। हमने पहला सवाल उनसे ये पूछा कि क्या वाकई वो जब खैबर पख्तूनख्वा गए, सिंध भी आए हैं, 2010 में भी उन्होंने फ्लड्स कवर किए थे, तो क्या सूरत हाल इस वक्त 2010 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुरी है? तो देखिए उन्होंने क्या बताया। जी शुक्रिया शाहजेब साहब। मैंने स्वात से अपना सफ़र शुरू किया, उसके बाद मैं चारसदा और नौशहरा से होता हुआ सखर आया। सखर से मैं खैरपुर गया और आगे जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे भी मैं गया हूँ। ये जो इस वक्त सिंध के इलाके जो हैं यहाँ पे मैं 2010 में भी आ चुका हूँ और मैंने 2010 का सैलाब जो है वो यहाँ पे कवर किया हुआ है। फ़र्क ये है कि आज मैं खैरपुर का एक गांव था, वहाँ पे गया तो 2010 में वो गांव जो है वो 6 फुट तक डूबा हुआ था, लेकिन अब 2022 में जो ये वाला सैलाब है इसमें वो गांव जो है वो तकरीबन 12 फुट तक डूबा हुआ था। और जो 2010 में सूरत हाल ये थी कि उस गांव से तकरीबन तमाम आबादी जो है वो बाहर आने में कामयाब हो गई थी। उन लोगों को बाहर जब वो आए तो उनको खैमे भी मिल गए, उनको इमदादी सामान भी मिला और फिर जो आम लोग थे, NGOs थी, वो भी उनकी मदद करने में कामयाब थी। लेकिन इस दफ़ा जो मैग्नीट्यूड है सैलाब और बारिशों से तबाही का वो इतना ज़्यादा है कि इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं उनको शुरू करना और फिर जारी रखना ये बड़ा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। ये मैंने नौशहरा में भी देखा, ये मैंने चारसदा में भी देखा, ये मैंने सखर में भी देखा है, ये मैंने खैरपुर में भी देखा है और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है
कि एक तरफ तो मसाइल ज़्यादा हैं और हुकूमत के वसाइल कम हैं, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो या वो सूबाई हुकूमत हो या वो दीगर सरकारी इदारे हों। दूसरी तरफ जो मीडिया है उसकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी जो ज़्यादा तबाही है उसको मीडिया जो है वो कवर करे। अब ख़ुद मैं जो है वो इतने शदीद दबाव में हूँ, कभी मुझे बलूचिस्तान के किसी इलाके से कॉल आती है, कभी मुझे कोई अप्रोच करता है सिंध के दूर दराज इलाके से, कभी खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से, तोसा से, राजनपुर से, हर जगह पे मैं जा नहीं सकता। लेकिन लोग जो हैं वो ऐसा लगता है कि हर जगह पे एक ही कहानी है और एक ही किस्म की तबाही है। इसमें मुझे तो ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में है कि वो आने वाले चंद दिनों तक उन तमाम मुतासरीन तक पहुँच सके जो कि इस सैलाब की तबाही का शिकार हुए हैं। इस वक्त भी आप देखें कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे इस तरफ आपको दरियाए सिंध नज़र आ रहा है और मेरे पीछे आपको बहुत से मवेशी नज़र आ रहे हैं जो साथ कच्चे के इलाके के जो देहात हैं वहाँ से आए हैं और ये लोग जो हैं काफ़ी दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। और इस तरफ आपको ये देखें इनके टूटे फूटे फटे पुराने इनके खैमे हैं और इनको सामान भी जो है इमदादी सामान भी पूरी तरह अभी तक इनको नहीं मिला। मेरे पीछे भी बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरह मौजूद हैं। मैं आज सुबह से सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या जो रियासती इदारे हैं वो अभी तक इस पोजीशन में हैं कि वो हर किसी के पास पहुंच सकें। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 2010 का सैलाब था उसमें जो हुकूमत और जो NGOs थी, आम लोग थे, वो तकरीबन तमाम मुतासरीन तक पहुंच चुके थे। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि हम आधे से ज़्यादा मुतासरीन तक नहीं पहुँचे और आधे से ज़्यादा मुतासरीन की कहानी और उनके इलाकों की तबाही हम तक जो है वो अभी तक नहीं पहुँची और ना ही हम मीडिया दिखा सका है। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि सखर से कराची जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं तकरीबन बंद हो चुके हैं। मैं ख़ुद जानता हूँ कि कुछ लोग कराची से आज इमदादी सामान लेके ट्रकों के ज़रिए सखर की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो जो ट्रक हैं उनको रोक लिया गया है। मुतासरीन ने जगह जगह पर धरने दिए हुए हैं, लोग जो हैं वो सामान छीन रहे हैं और मुझे खदशा नज़र आता है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद राइट्स शुरू हो जाएंगी, हंगामे शुरू हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो रियासत है और जो उसके इदारे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और मीडिया की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फौरी तौर पे हर किसी के पास पहुंच सके। शुक्रिया आबिद मीर साहब ने दिन में हमें ये सूरत हाल बताई थी। बहुत बुरी सूरत हाल है, सैलाब से मुतासरीन, हम सब की इमदाद के मुंतज़िर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।